Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 114 Indian Political Thought 2। ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी के लिए हम देखेंगे BPSC 114। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर देंगे 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमें, ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो क्या आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the salient features of Savarkar's political thoughts. So, Vinayak Damodar Savarkar, popularly known as Veer Savarkar, was an important nationalist thinker and freedom fighter. जो वीडी सावरकर हैं आपके, उनको हम पॉपुलरली वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट थिंकर है और फ्रीडम फाइटर है। His political ideas played a major role in shaping modern Indian political discourse. उनका जो पॉलिटिकल आइडिया है उसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इंडियन की, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप करने में। हिज थॉट्स फोकस्ड ऑन नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। उनके जो थॉट्स हैं वो आपके फोकस करते हैं नेशनलिज्म पे, सोशल रिफॉर्म पे, नेशनल यूनिटी और कल्चरल प्राइड में। सो द मेन फीचर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलोसफी आर एक्सप्लेन्ड बिलो इन सिंपल लैंग्वेजेस। तो उनके कुछ जो मेन फीचर्स हैं पॉलिटिकल फिलोसफी के वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। सो सावरकर इज मोस्ट वेल नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। सावरकर को हम मोस्ट वेल नोन क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो हिंदुत्व था उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ही एक्सप्लेन दैट हिंदुत्व इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस आइडिया बट अ कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। उन्होंने एक्सप्लेन किया जो हिंदुत्व है वो सिर्फ एक रिलीजियस आइडिया नहीं है बल्कि एक कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू सावरकर, एनीवन हु कंसिडर इंडिया एज बोथ पितृभूमि एंड पुण्य भूमि इज अ हिंदू। यानी कि उनके अकॉर्डिंग कोई भी जो कंसिडर करता है, ठीक है, इंडिया को एक पितृभूमि या फिर पुण्य भूमि यानी कि फादरलैंड या फिर हॉली लैंड, वो क्या है आपका, वो हिंदू है। थस हिंदुत्व इज अबाउट कॉमन हेरिटेज, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसलिए जो आपका हिंदुत्व है वो आपके कॉमन हेरिटेज, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में है। कल्चरल नेशनलिज्म, Savarkar believed that unity of India should be based on shared culture, not on religion alone. सावरकर आपके ये बिलीव करते हैं कि जो आपकी यूनिटी है इंडिया की वो बेस्ड होनी चाहिए आपके शेयर्ड कल्चर पे, ना कि सिर्फ रिलीजन पे। सो उन्होंने एम्फोसाइज किया जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी एक लॉन्ग और रिच कल्चरल ट्रेडिशन है एंड दिस कल्चरल यूनिटी शुड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और जो आपकी ये कल्चरल यूनिटी है इसको क्या करना चाहिए, फाउंडेशन बनानी चाहिए आपकी इंडियन नेशनलिज्म की। तो ही वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी दैट कुड यूनाइट पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो वो क्या चाहते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहते थे जो कि यूनाइट करे लोगों को अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट, सावरकर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पावरफुल एंड मॉडर्न नेशन स्टेट। सावरकर ने क्या किया, स्ट्रेस किया इंपॉर्टेंस ऑफ अ पावरफुल एंड मॉडर्न नेशन स्टेट। He believed that India must develop strong militarily and administrative institutions to protect its freedom. वो बिलीव करते थे कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेवलप करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपनी फ्रीडम को क्या है, प्रोटेक्ट कर सके। फॉर हिम national security and self-reliance were essential for real independence. Critique of non-violence, सावरकर did not support Gandhi's idea of absolute non-violence. सावरकर ने क्या किया, जो गांधी जी का आइडिया था एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस का उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। He argued that self defense and armed resistance are sometimes necessary to fight oppression.
उन्होंने आर्ग्यू किया कभी कभी क्या है सेल्फ डिफेंस और आर्म रेजिस्टेंस बहुत नेसेसरी होता है ऑपरेशन को फाइट करने के लिए। सो वो बिलीव करते थे कि जो फ्रीडम है दैट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल रिक्वायर्ड करेज, सैक्रिफाइस एंड अ विलिंगनेस टू यूज फोर्स इफ नीडेड। सोशल रिफॉर्म एंड इक्वालिटी, सावरकर स्ट्रांगली अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इविल्स। यानी कि सावरकर क्या करते थे, वो अपोज करते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और सोशल एविल्स को। उन्होंने सपोर्ट किया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट डाइनिंग एंड मैरिज, इक्वालिटी फॉर ऑल हिंदूज। He felt that social unity was as important as political unity for building a strong nation. वो ये बिलीव करते थे कि सोशल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉलिटिकल यूनिटी फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन। रैशनलिज्म इन साइंटिफिक टेम्पर, सावरकर प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग एंड डिस्करेज ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस। क्या सावरकर क्या करते थे, वो प्रमोट करते हैं रैशनल थिंकिंग को और ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस को डिस्करेज करते हैं। He believed that progress could happen only when people adopt scientific thinking and modern education. वो ये बिलीव करते हैं कि प्रोग्रेस तभी हो पाएगा जब लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक थिंकिंग को अडॉप्ट करेंगे और मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे। नेशनल यूनिटी अबव रिलीजियस डिफरेंसेस, सावरकर बिलीव्ड that people of all religions could live in India, but the culture and identity of the nation should reflect in its ancient heritage. यानी कि जो सावरकर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजन के रह सकते हैं इंडिया में, बट जो आपका कल्चर और आइडेंटिटी है नेशन की वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसके एंशंट हेरिटेज को। वो चाहते थे कि हार्मनी रहे सारे कम्युनिटीज़ के बीच में, पर उन्होंने एम्फसाइज किया दैट नेशंस इंटरेस्ट शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। फोकस ऑन इंडिपेंडेंस, फॉर सावरकर्स अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल वॉज द हाइस्ट ड्यूटी। उन्होंने क्या बोला, सावरकर ने ये बोला कि अगर हमें इंडिपेंडेंस लेना है ब्रिटिश रूल से तो वो हमारी हाईएस्ट ड्यूटी है। हिज राइटिंग्स, स्पीचेस एंड एक्टिविटीज इंस्पायर्ड मेनी यंग रिवोल्यूशनरीज टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। In conclusion, we can say that Savarkar's political thought were centered on cultural nationalism, social reform, national unity, and the creation of a strong and self-reliant India. His idea continue to influence India's political and social debates even today. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज राजा राम मोहन रॉयज व्यू ऑन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। यानी कि राजा राम मोहन के क्या व्यू हैं आपके रिचुअल्स और सेरेमनीज पे। सो राजा राम मोहन रॉय, द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिफॉर्म्स मूवमेंट, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द अननेसेसरी एंड हार्मफुल रिचुअल प्रैक्टिस इन इंडियन सोसाइटी। राजा राम मोहन रॉय क्या है आपके पायनियर है मॉडर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट के। वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं आपके अननेसेसरी और हार्मफुल रिचुअल्स को जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं आपके इंडियन सोसाइटी में। हिज आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रैशनल थिंकिंग, उनके आइडियाज इन्फ्लुएंस थे रैशनल थिंकिंग से, ह्यूमनिज्म एंड द टीचिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। वो बिलीव करते थे कि रिलीजन क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए आपके मोरल वैल्यूज और सोशल वेलफेयर को, ना कि ब्लाइंड ट्रेडिशंस को। सो उनका जो व्यू था रिचुअल्स और सेरेमनीज पे, दैट कैन बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज ओपोजिशन टू द सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। तो राजा राम मोहन रॉय क्या थे, वो अगेंस्ट थे आपके रिचुअल्स के जिनके पास कोई लॉजिक नहीं था या फिर मॉरल बेसिस नहीं था। यानी कि वो उन रिचुअल्स के खिलाफ थे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता था या फिर कोई मॉरल बेसिस नहीं था। सो ही सॉ मेनी रिचुअल्स एज सुपरस्टिशंस। उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स को एक सुपरस्टिशन की तरह देखा दैट क्रिएटेड फेयर एंड इग्नोरेंस अमंग द people. According to him, such practices stopped people from thinking rationally and made religion rigid and meaningless. उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थे उन्होंने लोगों को स्टॉप कर दिया ये सोचने में कि वो रैशनली थिंक करें, और दैट मेड द रिलीजन रिजिड एंड मीनिंगलेस। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉस्टली सेरेमनीज, वो स्ट्रांगली अपोज करते थे एक्स्ट्रावेजेंट सेरेमनीज को, जैसे कि एक्सपेंसिव मैरिजेस हो गए, इलेबोरेट फ्यूनरल्स हो गए और भी कस्टम्स जो कि फोर्स करते थे फैमिलीज को टू स्पेंड बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। तो ही फेल्ट दैट दीज ट्रेडिशंस लेड टू इकोनॉमिक बर्डन। वो ये सोचते थे कि जो ये ट्रेडिशंस हैं ये क्या है, सारे आपको इकोनॉमिक बर्डन में डाल देंगे, स्पेशली पुअर फैमिलीज को। सो ही बिलीव्ड रिलीजन शुड मेक लाइफ ईजियर, नॉट क्रिएट फाइनेंशियल हार्डशिप।
तो वो बिलीव करते थे कि जो रिलीजन है आपका वो आपकी लाइफ को ईजियर बनाना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल हार्डशिप्स को क्रिएट करने चाहिए। फोकस ऑन सिंप्लिसिटी इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रॉय ने क्या किया, आपके जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने प्रमोट किया सिंपल, मीनिंगफुल एंड ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप को। सो ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और ऑफरिंग्स। वो बिलीव करते थे कि गॉड को क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या फिर ऑफरिंग्स की जरूरत नहीं होती है। फॉर हिम प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड गुड एक्शंस वर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल सेरेमनीज। उनके लिए क्या है, जो हमारे प्योरिटी है हार्ट की और हमारे गुड एक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं देन एक्सटर्नल सेरेमनीज। सो ही एनकरेज पीपल टू वर्शिप थ्रू प्रेयर, मेडिटेशन एंड एथिकल लिविंग। तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, ठीक है, कि वो वर्शिप करें थ्रू प्रेयर हो गया, मेडिटेशन हो गया एंड एथिकल लिविंग। Scriptural justification for reform. Raja Ram Mohan Roy used the Vedas, Upanishads and other scriptures to show that early Hinduism focused on one God and simple worship. राजा राम मोहन ने क्या किया, आपका वेदास को यूज किया, उपनिषद को यूज किया और भी सारे स्क्रिप्चर्स को यूज किया, ये दिखाने के लिए कि जो अर्ली हिंदुइज्म था वो सिर्फ एक गॉड पे फोकस करता था और सिंपल वर्शिप पे फोकस करता था। उन्होंने प्रूव किया कि that many later rituals were not part of the original teachings. So by doing this, he encouraged people to return to a rational and a poor form of religion. Fight against social evils linked to rituals. He criticized rituals that supported harmful social practices. उन्होंने rituals को criticize किया जो कि support करते थे आपके harmful social practices को. He fight against sati. His fight against sati is one of the best example. यानी कि उन्होंने क्या किया, सती के अगेंस्ट फाइट किया था। सती वॉज कंसिडर्ड अ रिलीजियस सेरेमनी बाय सम बट रॉय आर्ग्यूज अगेंस्ट इट विद लॉजिकल, मॉरल एंड स्क्रिप्चरल एविडेंस। यानी कि बहुत सारे लोग क्या थे, सती को एक रिलीजियस सेरेमनी मानते थे। सिमिलरली ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडल वर्शिप व्हेन दे वर जस्टिफाइड थ्रू रिचुअल्स। तो उन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया और आइडल वर्शिप को भी अपोज किया व्हेन दे वर जस्टिफाइड थ्रू रिचुअल्स। प्रमोशन ऑफ ब्रह्मो समाज आइडियल्स। थ्रू द ब्रह्मो समाज रॉय प्रमोटेड वर्शिप विदाउट आइडल्स, विदाउट प्रिस्टली डोमिनेंस एंड विदाउट अननेसेसरी सेरेमनीज। यानी कि ब्रह्मो समाज के द्वारा उन्होंने क्या किया, रॉय ने आपका वर्शिप को प्रमोट किया विदाउट द आइडल्स, विदाउट प्रिस्टली डोमिनेंस एंड विदाउट एनी अननेसेसरी सेरेमनीज। तो इस मूवमेंट ने आपका क्या किया, एनकरेज किया लोगों को टू थिंक, क्वेश्चन द ट्रेडिशंस एंड फॉलो अ रैशनल पाथ। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट रिलीजन शुड अपलिफ्ट सोसाइटी। राजा राम मोहन क्या बिलीव करते थे कि जो हमारा रिलीजन है वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज दैट लैक्ड लॉजिक, इंक्रीज पॉवर्टी और एनकरेज इनजस्टिस हैड नो प्लेस इन अ मॉडर्न सोसाइटी। रिचुअल्स या फिर ऐसी सेरेमनीज जिनमें कि लॉजिक नहीं होता था, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती थी या फिर इनजस्टिस को जो एनकरेज करता था, उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं थी आपके मॉडर्न सोसाइटी में। उन्होंने प्रमोट किया सिंप्लिसिटी को, रैशनैलिटी को और मॉरल लिविंग को। हिज आइडियाज प्लेड अ मेजर रोल इन मॉडर्नाइजिंग हिंदुइज्म एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन्स जवाहरलाल नेहरू व्यू ऑन नेशन बिल्डिंग। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के क्या व्यू थे आपके नेशन बिल्डिंग पे। सो जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्लेड अ की रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, आपके पहले इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था आपका मॉडर्न इंडिया को शेप करने में आफ्टर द इंडिपेंडेंस। His ideas on nation buildings were influenced by democracy, scientific thinking and social justice. जो उनके आइडियाज थे नेशन बिल्डिंग के, ठीक है, वो आपके किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, आपके वो डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, साइंटिफिक थिंकिंग और सोशल जस्टिस से इन्फ्लुएंस हुए थे। नेहरू ये बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन क्या है, वो तभी बिल्ड किया जा सकता है थ्रू द यूनिटी, डेवलपमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन्स। सो हिज व्यू फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल ग्रोथ। तो उनके जो व्यू थे उन्होंने फोकस किया आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द national growth. Strengthening democracy. Nehru considered the democracy the foundation of the modern nation.
नेहरू ने क्या किया, डेमोक्रेसी को कंसिडर किया कि वो फाउंडेशन है आपके मॉडर्न नेशन का। वो बिलीव करते थे दैट फ्रीडम, equality and participation of people were very essential for building a strong India. उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट, इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अ फ्री प्रेस, दे वर द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो एनकरेज करते थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जैसे कि आपका डिबेट हो गया, टॉलरेंस हो गया एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। नेहरू ने प्रमोट किया आपके सेक्युलरिज्म को, saying that the nation should not be divided on the basis of religion. Scientific temper and modernization, नेहरू ने क्या किया, नेहरू स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट साइंटिफिक थिंकिंग वाज नेसेसरी फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। नेहरू आपके बिलीव करते थे कि साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, बहुत ही जरूरी है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। ही एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज द कंट्री। उन्होंने क्या किया, एनकरेज किया आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को, ताकि वो कंट्री को मॉडर्नाइज कर सके। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपके IITs हो गए, इसरोज हो गए, इसरोज अर्ली रिसर्च सपोर्ट and scientific laboratories, they were established under his leadership. So he believed that without adopting modern methods, उन्होंने बिलीव किया कि अगर हमें, ठीक है, मतलब मॉडर्न मेथड्स को बिना अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इंडिया क्या है, इंडिया compete नहीं कर पाएगा आपके डेवलप्ड नेशंस के साथ। सो साइंटिफिक टेम्पर अकॉर्डिंग टू नेहरू वुड हेल्प पीपल ओवरकम सुपरस्टिशंस एंड थिंक रैशनली। यानी कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होगा आपका, नेहरू ने बोला कि साइंटिफिक टेम्पर क्या करेगा, लोगों को हेल्प करेगा अपने सुपरस्टिशंस को ओवरकम करने में और रैशनली थिंक करने में। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट was an important part of Nehru's nation building vision. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था नेहरू के नेशन बिल्डिंग विजन का। ही इंट्रोड्यूस्ड 5-year plans to guide the country's progress. उन्होंने क्या किया, 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस करा ताकि वो गाइड कर सके कंट्री के प्रोग्रेस को। नेहरू सपोर्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेहरू ने आपकी क्या किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया, जहाँ पे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही एम्फसाइज्ड बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्रीज, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उन्होंने एम्फसाइज किया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया जाए, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए। सो प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपका भाखरा नगर डैम हो गया, स्टील प्लांट्स हो गया एंड मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज हो गई, इनको देखा जाता था एज अ टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। नेहरू आपका बिलीव करते थे कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, नेहरू wanted India to become a society free from inequality, caste discrimination and poverty. नेहरू चाहते थे कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी बने जो कि फ्री हो फ्रॉम इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी। उन्होंने सपोर्ट किया था लैंड रिफॉर्म्स को, ताकि वो पुअर फार्मर्स को हेल्प कर सकें और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर सकें। नेहरू ऑल्सो वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेहरू ने क्या किया है, उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन और वीकर सोसाइटीज और सेक्शंस के लिए भी काम किया है। He believed that national unity could be achieved only when sections of the society enjoyed equal rights and opportunities. वो believe करते हैं कि national unity को तभी अचीव किया जा सकता है जब जितने भी sections हैं society के वो equal rights और opportunities को enjoy करें। Promotion of national unity, नेहरू believe करते थे that unity in diversities was India's greater strength. So इतनी सारी languages, cultures और religions होने के बाद भी he felt that mutual respect and cultural harmony were essential for nation building. यानी कि जो mutual respect थी और cultural harmony थी वो बहुत ही essential थी आपके nation building के लिए। उन्होंने encourage किया लोगों को to think beyond the regional and communal identities and focus on the idea of a shared national identity. In conclusion, we can say that Jawaharlal Nehru's views on nation building were modern, inclusive and forward-looking. He focused on democracy, scientific progress, economic planning, social justice and national unity. His vision laid the strong foundation for India's development as a modern and progressive nation. Now we will move to the next question. Explain Tagore's view on nationalism. So, Rabindranath Tagore, one of the India's greatest thinker and writers, had a unique and humanistic view of nationalism. रविंद्रनाथ टैगोर क्या है आपके इंडिया के एक ग्रेटेस्ट थिंकर और राइटर हैं जिनके पास क्या है बहुत ही यूनिक और ह्यूमनिस्टिक व्यू था नेशनलिज्म का. सो ऑल्दो ही लव्ड इंडिया वेरी डीपली,
उनको क्या था, इंडिया से बहुत ही डीपली लव था, बट ही डिड नॉट सपोर्ट एग्रेसिव और नैरो नेशनलिज्म। सो हिड तो उनके जो आइडियाज थे उन्होंने फोकस किया ह्यूमैनिटी पे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल पे। सो टैगोर बिलीव्ड दैट ट्रू प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम हार्मनी। टैगोर ये बिलीव करते थे कि ट्रू प्रोग्रेस क्या है आपका, हार्मनी से होता है, कंपैशन से होता है एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स, नॉट फ्रॉम हेट्रेड और कॉम्पिटिशन। लव फॉर द नेशन बट अपोजिशन टू नैरो नेशनलिज्म। टैगोर डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। टैगोर क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं आपके पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के बीच में। वो बिलीव करते हैं कि जो पैट्रियोटिज्म है वो आपका एक नेचुरल लव होता है फॉर द वंस कंट्री, बट जो नेशनलिज्म होता है इट बिकम्स हार्मफुल व्हेन इट क्रिएट डिविजन एंड एनकरेज ब्लाइंड लॉयलिटी। तो उनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या होना चाहिए आपका, नेशनलिज्म ऑफन मेक्स पीपल सी अदर्स एज एनिमीज एंड क्रिएट्स अ माइंडसेट ऑफ सुपीरियरिटी। नेशनलिज्म की वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को एनिमीज की तरह भी देखते हैं और वो एक माइंडसेट क्रिएट कर देता है आपकी सुपीरियरिटी का। सो टैगोर फील दैट दिस नैरो अप्रोच reduces human values and limits the idea of universal peace. Nation as a mechanical structure. Tagore viewed nationalism as a mechanical and artificial system created mainly for political and economic power. टैगोर ने क्या किया, नेशनलिज्म को देखा एज अ मैकेनिकल और आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि क्रिएट किया गया था मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के लिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि जब एक नेशन क्या होता है, व्हेन अ नेशन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी सफर। यानी कि जब नेशन क्या है आपका इंडिविजुअल से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो आपकी जो फ्रीडम और क्रिएटिविटी है वो सफर होगी। सो इन हिज राइटिंग ही सेड दैट नेशनलिज्म एनकरेजेस रिजिड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सप्रेसेस इमोशंस, डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी। यानी कि जो आपका नेशनलिज्म होता है वो एनकरेज करता है रिजिड ऑर्गेनाइजेशंस को, इमोशंस को सप्रेस करता है, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी को भी सप्रेस करता है। सो इंस्टेड ही वांटेड सोसाइटी टू ग्रो नेचुरली थ्रू रिलेशनशिप्स, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज। यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, अ सेंट्रल आइडिया इन टैगोर्स थॉट वाज यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। एक सेंट्रल आइडिया जो था टैगोर की थॉट का वो आपका था यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। वो बिलीव करते थे दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वन लार्ज फैमिली। फॉर हिम ह्यूमैनिटी वाज अबव एनी नेशनल बाउंड्री। उनके लिए क्या था, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर थी। ही ट्रैवल्ड वाइडली एंड वांटेड पीपल टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, यानी कि वो लोगों को चाहते थे कि वो अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशन से लर्न करें। टैगोर बिलीव दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स ओपननेस, spirituality and ability to absorb ideas from different civilization। टैगोर आपका बिलीव करते थे कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो उनकी ओपननेस, स्पिरिचुअलिटी और जो उनकी एबिलिटी है आइडियाज को ऑब्जॉर्व करने की अलग अलग डिफरेंट सिविलाइजेशन से उसमें लाई करती है। सो देयरफॉर ही एनकरेज इंडियंस टू अवॉइड आइसोलेटिंग देमसेल्व्स अंडर द रिजिड नेशनलिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ वायलेंट नेशनल मूवमेंट्स। So Tagore was critical of violent or extreme methods used in the name of nationalism। टैगोर क्या थे, बहुत ही क्रिटिकल थे जो कि वायलेंट और एक्सट्रीम मेथड्स को यूज किया जाता था इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। वो बिलीव करते थे कि जो वायलेंस थे वो हमारी मोरल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगा और एक लॉन्ग टर्म हेट्रेड को क्रिएट कर देगा। उनके लिए जो फ्रीडम थी दैट शुड बी अचीव्ड थ्रू मॉरल पावर, कोऑपरेशन इन एजुकेशन, नॉट थ्रू फेयर और एग्रेशन। सो this is why he sometimes disagreed with the extremist leader of his time, although he strongly opposed British rule। इसीलिए वो क्या करते थे, कभी कभी डिसएग्री करते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के साथ जो कि उस टाइम के थे, although वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली अपोज करते थे ब्रिटिश रूल को। सो नाउ रोल ऑफ एजुकेशन इज नेशनल डेवलपमेंट। टैगोर बिलीव्ड दैट रियल नेशन बिल्डिंग हैपन्स थ्रू एजुकेशन दैट डेवलप्स फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल्स। टैगोर ये बिलीव करते हैं कि जो आपका रियल नेशन बिल्डिंग है वो किसके, एजुकेशन के थ्रू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। सो हिज स्कूल शांति निकेतन प्रमोटेड क्रिएटिविटी, नेचर बेस्ड लर्निंग एंड ग्लोबल थिंकिंग। ही फेल्ट दैट एजुकेशन मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। वो ये फेल्ट करते थे कि जो एजुकेशन है आपका वो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगा, हु रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट Tagore's view on nationalism were based on peace, human dignity and universal brotherhood। यानी कि जो आपका टैगोर का व्यू था नेशनलिज्म पे वो किस पे बेस्ड था आपके, वो पीस, ह्यूमन डिग्निटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बेस्ड था। वो बिलीव करते थे कि जो लव है आपका नेशन के लिए दैट शुड नॉट टर्न इनटू हेट्रेड फॉर अदर्स
Instead, he wanted a world where nations live together in harmony and where human values are placed above political boundaries. वो बिलीव करते थे, वो ऐसा वर्ल्ड चाहते थे जहाँ पे कि जो नेशंस थे वो एक साथ रहें इन हार्मनी, और जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ को अबव रखा जाए all the political boundaries. So his ideas remains relevant even today, reminding us that true nationalism is rooted in humanity and compassion. So यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।